हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो आज जो है एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, भारतीय बैंकिंग का इतिहास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ बोलूँगा, मतलब जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग अपने नोट कर सकते हो। ठीक है, तो जो भारत में बैंकिंग का इतिहास का जो प्रारंभ है वो कहाँ से हुआ था। जैसे आप लोगों को पता है कि सबसे पहले भारत में कौन आए थे, यूरोपियन आए थे। और यूरोपियन में कौन आया था, वास्को डी गामा। तो इन्हीं लोगों ने, मतलब कि जो यूरोपियन थे, उन्होंने ही भारत में बैंकिंग का इतिहास का क्या किया, प्रारंभ किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भारत में बैंकिंग का जो प्रारंभ है वो 1770 में हुआ। कब हुआ, 1770 में हुआ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, और बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि यूरोपियन प्रबंधन के तहत जो है भारत में पहला बैंक की स्थापना कहाँ हुई, कलकत्ता में हुई। कब हुई, 1770 में हुई। कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, तो भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में। ठीक है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1786 में। ठीक है, इसके बाद भारत में सबसे पहला जो प्रेसिडेंसी बैंक बना, प्रेसिडेंसी बैंक 1806 में बैंक ऑफ बंगाल स्थापित हुआ। ठीक है, भारत में सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा बना, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे। इसके बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। ठीक है, ये तीनों जो बैंक है प्रेसिडेंसी बैंक है। तो पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। तो ये तीनों क्या है, प्रेसिडेंसी बैंक है। ठीक है, इन तीनों बैंकों को मिला करके 1921 में, इन तीनों बैंकों को मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया, 1921 में। ठीक है, जो आगे चल करके 1 जनवरी 1955 को राष्ट्रीयकृत होकर के भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आए। बाद में ये तीनों बैंक, जब इंपीरियल बैंक का गठन हो गया उसके बाद 1 जनवरी 1955 को इसे राष्ट्रीयकृत किया गया। और इसका किसका गठन किया, किसका गठन हुआ, एसबीआई का, एसबीआई के रूप में ये सामने आए। ठीक है, इसके बाद 1863 ईस्वी में बैंक ऑफ अपर इंडिया की स्थापना हुई और 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, बैंक ऑफ अपर इंडिया की स्थापना कब हुई, 1863 में। और इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई, 1865 ईस्वी में। तो ये जो दोनों बैंक थे ना, भारत के सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक बैंक थे। क्वेश्चन आएगा, भारत के सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन से थे, बैंक अपर ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक बैंक क्या होते हैं, जिनमें एक से अधिक शेयर धारक होते हैं, उनको बोलते हैं ज्वाइंट स्टॉक बैंक। ठीक है, इसके बाद 1881 ईस्वी में पहला भारतीय, ध्यान रखना, 1881 में पहला भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, 1881 ईस्वी में पहला भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। ये जो बैंक था ना, पहला बैंक था जो भारतीय बोर्ड द्वारा प्रबंधित था। मतलब इसके लिए पूरा भारत का बोर्ड बना था, उसने इसको क्या किया, प्रबंधित किया। तो पहला भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक कौन सा, अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, और इसका जो है प्रबंधन, यानी कि इसका जो प्रबंधित किया था, किसने किया था, भारतीय बैंक बोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो। इसके बाद 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है और ये पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला बैंक था। क्वेश्चन आएगा, पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला पहला बैंक कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना कब होती है, 1894 में। ठीक है, इसके बाद भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन करने वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक। अगर क्वेश्चन आता है भारतीयों का पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन करने वाला पहला वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक कौन सा हो गया आपका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वाणिज्य बैंक कौन सा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। ठीक है, जिसकी स्थापना कब होती है, 1911 में होती है। ठीक, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कितने, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 19 जुलाई 1969, यानी कि 69 में। ठीक है, और ये वो बैंक थी जिनकी जमा राशि 50 करोड़ या उससे अधिक थी। तो क्वेश्चन तो नॉर्मल आता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 19 जुलाई 1969 को। तो इनकी जमा राशि कितनी थी, तो 50 करोड़ या उससे अधिक थी। ठीक है, इसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो कब किया गया, 15 अप्रैल 1980 को। ठीक है, 14 बैंकों के बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 15 अप्रैल 1980 को किया गया।
ठीक है। ये वो बैंक थी जिनकी जमा राशि 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी। ठीक है, कितनी थी इनकी बैंकों की जमा राशि? 200 करोड़ रुपए या इससे अधिक थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो केंद्रीय वित्त मंत्री थे निर्मला सीतारमण, इन्होंने क्या किया, 30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों का समामेलन किया 4 बैंक के रूप में, यानी कि 10 बैंकों का विलय कर दिया, अब 4 बैंकों के रूप में कर दिया। ठीक है, जब इन 4 बैंकों का 10 बैंकों को 4 बैंक के रूप में विलय किया, तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक थे वो स्टेट बैंक के अलावा राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो कुल संख्या रह गई है वो 11 रह गई है। तो अभी जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक है वो कितने हैं? 11 है, स्टेट बैंक के अलावा, स्टेट बैंक के अतिरिक्त। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 बैंकों का समामेलन किया गया 4 बैंक के रूप में, वो कौन कौन से बैंक थे, किसका विलय किस में हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार पुलिस में भी आया था। ठीक है, तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें हुआ? पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। ठीक है, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किसमें हुआ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ। ठीक है, इसके बाद सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया। ठीक है, तो ये 10 बैंक था जिनका विलय किसमें किया गया? 4 बैंक के रूप में किया गया। किसने किया? निर्मला सीतारमण ने। कब की इसकी घोषणा? 30 अगस्त 2019 को। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? एसबीआई के अलावा 11 बैंक क्या है? राष्ट्रीय बैंक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टोटल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 11 रह गए एसबीआई के अतिरिक्त। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाओ भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को बोलते हैं आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई देश का कैसा बैंक है? केंद्रित बैंक है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा केंद्रित बैंक कौन सा है देश का? आरबीआई। देश में जो मौद्रिक नीति का निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण किस बैंक के द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, नोटों का निर्गमन करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, सरकार के बैंक के रूप में कौन कार्य करता है? आरबीआई करता है। बैंकों का बैंक के रूप में कौन कार्य करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, तो आरबीआई क्या क्या करता है? देश का केंद्रित बैंक है, देश में मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, नोटों का निर्गमन करता है, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है, बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है आरबीआई। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई जो है साख यानी कि ऋण का नियंत्रण करता है। ठीक है, साख बोलते हैं जैसे हम लोगों ने बैंक से 5,000 रुपए लोन लिया, कुछ समय बाद हमने जब उस लोन को वापस किया तो हमने बैंक को 7,000 रुपए दिए, यानी कि 2,000 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा दिए, वही साख होता है। ठीक है, तो साख का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई करता है। और ये जो साख का नियंत्रण करता है 2 विधि से करता है। एक करता है मात्रात्मक विधि यानी कि परिमाणात्मक नियंत्रण, और एक करता है गुणात्मक यानी कि चयनात्मक नियंत्रण। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा साख का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई। कितनी विधि से करता है? 2। कौन कौन सी है? मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक है, तो मात्रात्मक नियंत्रण के तहत क्या होता है? आरबीआई अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से बिना भेदभाव किए सभी क्षेत्रों में साख सृजन को प्रभावित करता है, सभी क्षेत्रों में। ठीक है, दूसरा याद रखना गुणात्मक साख नियंत्रण, तो वह किसी क्षेत्र विशेष में साख का नियंत्रण करता है। जो गुणात्मक साख नियंत्रण होता है वो किसी विशेष क्षेत्र में साख का नियंत्रण करता है। ठीक है, पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं करता है। जबकि जो मात्रात्मक नियंत्रण होता है ये क्या करता है? एक समान रूप से बिना भेदभाव से सभी क्षेत्रों में क्या करता है? साख का सृजन करता है, साख के सृजन को प्रभावित करता है। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक नियंत्रण मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना जो ये आरबीआई है इसकी स्थापना 1926 में हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पे की जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है किसकी अनुशंसा पर इसकी स्थापना की जाती है? हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पर 1926 में इसकी मतलब 1926 में हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है? 1934 के अधिनियम के तहत होती है और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या हो जाता है? राष्ट्रीयकरण। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को, यानी कि 49 को। ठीक है, सीडी देशमुख जो है स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के सीडी देशमुख थे। ठीक है, तो ये था भारत में बैंकिंग का इतिहास का जो प्रारंभ होता है 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान से लेकर के आरबीआई तक। ठीक है, तो आगे हम इसी को नेक्स्ट क्लास में इसमें मैं आपको कैश रिजर्व रेशो, बैंक दर जो भी होते हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही है। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।